दीपिका की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे यह अवार्ड मिला। दीपिका की खुशी को दोगुना करने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड अनंत भागा भागा आ गया उसको सरप्राइज देने के लिए, ताकि वह खुश हो जाए और सभी मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट करें। लेकिन राजीव अकेला नहीं आया था। वह तो अपने साथ अपने दोस्त को भी लाया था, क्योंकि उसका भी इस शहर में कुछ रुका पड़ा था। दीपिका सुबह सुबह राजीव को अपने घर पर देखकर बहुत खुश हो गई। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। राजीव, अगर तुम मुझे बताते तो मैं अच्छी तैयारी करके रखती तुम्हारे लिए। अरे छोड़ो तैयारी, देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। यह मेरा दोस्त है। तुम्हें मुबारक देने आना जरूरी था, लेकिन राघव को अकेला कैसे छोड़ता, इसीलिए साथ ले आया। बहुत अच्छा किया, मुझे भी इनसे मिलकर अच्छा लगा। दीपिका राघव की ओर मुड़ी। वैसे किस सिलसिले में आना हुआ? नौकरी की तलाश में। बेहतर नौकरी की तलाश क्या है यार? राजीव ने बात काटी। अच्छा, तो तुम्हें हमारी जैसी नौकरी की तलाश है। अच्छा चलो छोड़ो यह सब बातें, तुम दोनों थक गए होगे, आराम कर लो, मैं नाश्ते का प्रबंध करवाती हूँ। फिर कुछ ही देर में एक महिला चाय और नाश्ता ले आई। मज़ा आ गया, राघव ने नाश्ता करते हुए कहा। बाहर कहीं खाने के बजाय घर पर ही क्यों ना खाना खाए राजीव? भाई मैं तो रोज रोज बाहर खाना खाकर आजीज आ चुका हूँ। अगर दीपिका को खिलाने में परेशानी ना हो तो मैं भी बाहर के बजाय घर पर ही अरहर की दाल और चावल खाना पसंद करूँगा। बिटिया को काहे की परेशानी, मैं हूं ना सब बनाने को। रमा काकी बोली। दाल चावल के साथ और क्या बनाऊं? रायता और रोटी, कहकर राघव दीपक की ओर मुड़ा। रमा काकी तुम्हारे साथ ही रहती है क्या दीपिका? हाँ, काकी के रहने से घर वाले भी निश्चिंत हो गए हैं। यानी अब शादी का तकाजा नहीं करते। राघव ने चुटकी ली। उसका अभी सवाल ही नहीं उठता है। मेरे बड़े भाई की शादी के बाद मेरी तरफ ध्यान देंगे। भैया सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, और फिलहाल तो मैं अपने करियर पे पैर जमाने में इतनी व्यस्त हूँ कि भैया के लिए लड़की पसंद करने की फुर्सत ही नहीं है। भैया तुम्हारी पसंद की लड़की ही क्यों चाहते हैं? राजीव ने पूछा। क्योंकि मम्मी पापा के बाद हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा होंगे, इसीलिए हमारे जीवन साथी हमारी पसंद के होने चाहिए। भैया ने किताबी कीड़ा होने की वजह से कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ली, मगर अब पत्नी ऐसी चाहते हैं जो घर परिवार के साथ साथ उनके बिजनेस का भी दायित्व संभालें और सोसाइटी में उभरते उद्योगपति की सुंदर स्मार्ट पत्नी भी लगे। लगता है आपकी फैमिली भी मेरे परिवार की तरह ही सोचती है, राघव ने कहा। बड़े भैया के लिए लड़की दीदी और मैं पसंद करेंगे, और मेरी बीवी सिर्फ भाभी, क्योंकि परिवार की संयुक्ता तो देवरानी जेठानी के तालमेल पर ही निर्भर करती है। तेरा तो यार दिन रात लड़कियों से पाला पड़ता है, कोई पसंद आ गई तो क्या करेगा? राजीव ने चुटकी ली। तभी तो लड़कियों से हाय बाय तक बहुत संभल कर रहता हूँ। खड़ूस, नकचढ़ा, अकड़ू, न जाने कितने उपनाम हैं मेरे। भाभी आ जाए फिर आंखों से माँ बहन का चश्मा उतार कर आसपास देखूंगा कि कोई भाभी की कसौटी पर उतरने लायक है या नहीं। राघव हंसा। दोनों दोस्तों ने चटखारे ले लेकर खाना खाया और फिर राघव ने कहा, पेट तो भर गया काकी, लेकिन आंखें नहीं भरी। कल वापस मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन जब भी आऊँगा खाना यहीं खाऊँगा। कुछ सप्ताह के बाद राजीव ने बताया कि राघव रविवार सुबह दिल्ली आ रहा है। उफ, शुक्रवार शाम को मैं आगरा जा रही हूँ। दीपिका के मुंह से निकला। भैया के लिए एक रिश्ता आया है, लड़की भैया के लिए उपयुक्त है, लेकिन रिश्ता पक्का मेरी पसंद करने के बाद होगा, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। अच्छा दीपिका, वापस कब आओगी? रविवार की रात को। अगर किसी रस्म वसम के लिए रुकना पड़ा तो सोमवार को। रस्म दिन में करवा कर रविवार की शाम को ही वापस आ जाओ ना, राजीव ने आग्रह किया। राघव तुम्हारे ना होने पर सोचेगा कि मैंने तुम्हें उसका संदेश नहीं दिया। कौन सा संदेशा? दीपिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। होमली फील करने के लिए शाम तुम्हारे घर गुजारेगा। थोड़ी सी मायूसी तो हुई, मगर फिर सोचा कि राजीव से और क्या कहलवाता। इतना इशारा तो कर ही दिया कि मेरा घर अपना सा लगता है। अच्छा ठीक है,
मैं रविवार की शाम तक जरूर आ जाऊंगी। दीपिका ने कह तो दिया, मगर वह जानती थी कि अगर शादी तय हो गई तो जल्दी लौटना नहीं हो सकेगा। वह रास्ते भर इसी बारे में सोचती रही। अरुण भैया को काव्या का बायोडेटा और फोटो इतना अच्छा लगा कि उसने और जगह मना करवा दिया। कहने लगा कि मेरी पसंद दीपिका को ज़रूर पसंद आएगी। मैंने बताया तभी काव्या के मामा जो रिश्ता करवा रहे थे का फ़ोन आया। देखिए आलोक जी, आपके इस आश्वासन पर कि आज आपकी बेटी आ जाएगी, मैंने उदय जीजा जी को सपरिवार बुला लिया है। मेरी बेटी आ गई है, आलोक जी ने बात काटी। अच्छा, शाम को मिल लें, दोपहर को लंच पर आ जाएं ताकि शाम तक तय हो जाए, दीपिका ने कहा। असल में एक अजीब सी शर्त है काव्या की शादी के लिए। उसे भरी पूरी फैमिली चाहिए। ऐसे ही एक और परिवार का प्रस्ताव भी है जीजाजी के पास। अगर आपके यहाँ बात नहीं बनती तो जीजाजी उन लोगों से तुरंत मिलना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी में हैं। दीपिका ने राहत की सांस ली। दूसरी पार्टी भी जल्दी में है, इसीलिए रोके की रस्म तो आज ही हो जानी चाहिए ताकि काम का बहाना बनाकर वह कल ही दिल्ली लौट आए। काव्या तस्वीर से भी अधिक आकर्षक थी। तटस्थ लगने की कोशिश करने के बावजूद अरुण भैया की मुख मुद्रा से तो लग रहा था कि वह उस पर मर मिटा है। काव्या का छोटा भाई सोहम दीपिका से बड़ी दिलचस्पी से एनिमेशन फोटोग्राफी के बारे में पूछ रहा था। लगता है फोटोग्राफी का बहुत शौक है तुम्हें, दीपिका ने पूछा। अरे हमारे यहाँ सभी को फोटोग्राफी का शौक है। काव्या दीदी से तो पापा ने एमबीए करने के बजाय फोटोग्राफी का प्रोफेशनल कोर्स करने को भी कहा था। फिर आपने किया क्यों नहीं, दीपिका ने काव्या से पूछा। उसमें एक तरह से यायावर बनना पड़ता है और मुझे भरे पूरे परिवार में रहना पसंद है, लेकिन परिवार में रहते हुए तो आपकी अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अकेले रहते हुए या कहिए आज की न्यूक्लियर फैमिली में केवल व्यावसायिक पहलू को ही प्राथमिकता मिलती है। दूसरी सभी योग्यताएं या शौक तो समय की कमी या समझौते की बलि चढ़ जाते हैं। दहेज या रूढ़िवादी वाले मामलों को छोड़ दे तो संयुक्त परिवारों में रहने वालों की न्यूक्लियर फैमिलीज में अधिक तलाक होते हैं। काव्या मुस्कुराई। वैसे अगर आप में प्रतिभा है तो आपको संतुलित वातावरण मिलता है तो फिर आपकी प्रतिभा को कहीं भी निखरने में देर नहीं लगेगी। फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ क्लैश नहीं करेगी। अगर आप दोनों में तालमेल बना कर रखें तो कभी नहीं, मगर यह भी हो सकता है जब आपको दोनों से प्यार हो। लगता है खुश रखोगी मेरे भैया को, दीपिका मुस्कुरा कर बोली। मैं किसी व्यक्ति विशेष को खुशी में नहीं, पूरे परिवार की खुशी में यकीन रखती हूँ, काव्या ने बड़ी बेबाकी से कहा। दीपिका कहाँ हार मानने वाली थी, बोली वह व्यक्ति विशेष भी परिवार के खुश होने पर ही खुश होगा और परिवार व्यक्ति विशेष के खुश होने पर। काव्या ने बात काटी। दोनों एक दूसरे के पूरक जो हैं। तभी खाने का बुलावा आ गया। खाना बढ़िया था, सभी ने बहुत तारीफ करी। खाने की ही नहीं, हमारी बिटिया की भी बात करिए, वह पसंद आई या नहीं, अंकल ने पूछा। उसे तो नापसंद करने का सवाल ही नहीं उठता अंकल, दीपिका चहकी। जी हाँ, आपकी बिटिया अब हमारी है उदय जी, आलोक जी ने जोड़ा। तो फिर रोके की रस्म कर दें? कल शाम को करेंगे, खूब धूमधाम से। मैंने इवेंट मैनेजमेंट वालों से बात की हुई है। अभी फ़ोन पर कह देता हूँ कि शानदार समारोह का आयोजन शुरू कर दें हमारे बगीचे में। आप लोग भी अपने परिचितों को आमंत्रित कर लीजिए। एक ही बेटा है हमारा, अतः इसकी शादी की छोटी से छोटी रस्म भी बड़े धूम धड़ाके से होगी। दीपिका चौंक पड़ी कि तो फिर कल सुबह दिल्ली कैसे जाएगी वहाँ? कल शाम को तो उसे जैसे भी हो दिल्ली में रहना ही है। यह रोके की रस्म इतनी हड़बड़ाहट में करने की क्या ज़रूरत है पापा? पहले लड़के और लड़की को एक दो बार आपस में मिलने बात करने दीजिए, दीपिका बोली। फिर अगले हफ्ते सप्ताहांत इत्मीनान से तैयारी करके दावत और रोका करिएगा। अगले सप्ताहांत तक हम यहाँ नहीं रुक सकते, काव्या की माँ बोली। ये तो आज शाम को ही निकलना चाह रहे हैं क्योंकि सोमवार को इनकी ज़रूरी मीटिंग है और सोहम का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो शाम को निकल जाओ आंटी, मैं भी कल जा रही हूँ।
अगले सप्ताहांत हम सब फिर जाएंगे दावत और रस्म के लिए, दीपिका चहकी। तो फिर तुम्हारे लड़के लड़की को अकेले मिलवाने के प्रस्ताव का क्या होगा? अंकल बोले। लड़की को रोक लो अंकल, और अगर यह नहीं हो सकता तो भैया को जयपुर घूमने भेज दो, दीपिका ने सुझाव दिया। यह बढ़िया होगा, उदय जी ने कहा। हम तो आपको जयपुर बुलाना चाहते ही हैं, अपने गरीब खाने पर। हम फिर कभी आएंगे उदय जी, फिलहाल तो बेटा अरुण अकेला ही आएगा, आलोक जी ने कहा। मैं भी नहीं जा सकता पापा, अगले सप्ताह प्रदूषण नियंत्रण विभाग वाले फैक्ट्री का निरीक्षण करने आ रहे हैं, अरुण बोला। ज़्यादा भाव मत खाओ भैया, पापा है ना, संभाल लेंगे सब, दीपिका बोली। नहीं दीपिका बेटा, मुझे प्रदूषण नियंत्रण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आलोक जी बोले। भैया से सब समझ लेना पापा, अभी तो चलिए, इन लोगों को भी आज ही जयपुर के लिए निकलना है। दीपिका उठ खड़ी हुई। अगले सप्ताह रोकी की दावत पर मिलेंगे। दीपिका को लगा कि अरुण और मम्मी रोकी की रस्म टलने से खुश नहीं हैं, लेकिन इस समय तो उसे केवल अपनी खुशी से मतलब था, जो दिल्ली जाकर राघव से मिलने पर ही मिलेगी। रास्ते में ही मम्मी पापा दावत की रूपरेखा बनाने लगे, जो घर पहुंचने तक बहस में बदल गई। दावत में गाने बजाने के आयोजन पर दोनों में मतभेद था। इससे पहले कि बहस झगड़े में बदलती, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अरुण बराबर के कमरे में फ़ोन सुनने चला गया। लो, बांसुरी बनने से पहले ही बांस नहीं रहा, इसीलिए आप लोग भी शांत हो जाएं। उदय जी का फ़ोन था। खेद प्रकट करने को कि अपनी बेटी काव्या का रिश्ता मुझसे नहीं करेंगे, अरुण ने सपाट स्वर में कहा। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? दीपिका आवेश में चिल्लाई। मैं पूछती हूँ उनसे वजह। उन्होंने वजह बता दी है, जो तुम सुन नहीं सकोगी। क्यों नहीं सुन सकूंगी, बताओ तो। उनका कहना है कि हमारे घर में मम्मी पापा या मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलती है दीपिका। बहन के इशारों पर चलने वाले वर को वह अपनी बेटी नहीं देंगे, और आज जो हुआ है उसे देखते हुए उनका सोचना सही है। अरुण का स्वर तल्ख हो गया। तो ठीक कहता है, दीपिका ही तो फैसले ले रही थी सबकी बात काटकर, मम्मी ने कहा। अगर मेरे फैसले गलत थे तो आप सही फैसले ले लेती ना उसी समय। एक तो सब काम धाम छोड़कर यहाँ आओ और फिर बेकार में उल्हाने सुनो। दीपिका मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मम्मी ने यह कहकर वातावरण हल्का करना चाहा कि शादी ब्याह संयोग से होते हैं, किसी के कहने या चाहने से नहीं। अरुण भी यथासंभव सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि उसे गहरा आघात लगा है, जिससे उभरने में समय लगेगा। लेकिन दीपिका खुश थी कि उसे अब दिल्ली जाने से कोई रोकेगा नहीं। दिल्ली लौटने पर उम्मीद से ज़्यादा खुशी मिल गई। राघव ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। ज्वाइन कब करोगे? कल गाड़ी और फ्लैट की चाबियां भी मिल जाएगी, मगर अभी राजीव के पास ही रुकूंगा। मुंबई से सामान लाने के बाद अपने फ्लैट में शिफ्ट करूंगा। फ्लैट है कहाँ? दीपिका ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे पड़ोस यानी डिफेंस कॉलोनी में। लेकिन अगर दूर भी होता तो भी चलता, लेकिन जब मिलना हो तो फासलों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मिलने पर फ़र्क फासलों से नहीं, फुर्सत से पड़ता है यार, राजीव बोला। यह भी तो ठीक कहता है, राघव ने वो सांस लेकर कहा। क्योंकि ज्वाइन करने से पहले ही चेतावनी मिल गई है कि किसी प्रोग्राम की एडवांस प्लानिंग मत करना। दीपिका को राजीव का टोकना अच्छा नहीं लगा, मगर बगैर एडवांस प्लानिंग के फुर्सत का मज़ा तो उठा सकते हैं। यह हुई ना बात, हम कर सकते हैं, राघव फड़क कर बोला। राजीव कह रहा था तुम अपनी भैया के लिए लड़की देखने गई थी ना? तब दीपिका सकपका गई और बोली, मगर भैया फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हैं। जाने से पहले राघव ने कहा कि वह कल शाम को फ़ोन करेगा, लेकिन उसका फ़ोन 10 दिन बाद आया। माफ़ करना, मैं जाने से पहले तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका। वो अचानक बॉस ने राजस्थान में लोकेशन में घूमने का प्रोग्राम बना लिया और हम लोग अगली सुबह ही निकल गए, राघव ने बताया। वहीं से घर चला गया। प्रियांक भैया की सगाई थी, फिर मुंबई से अपना सामान भी ले आया।
अब अपने फ्लैट में हूँ, शाम को आऊँगा तुम्हारे घर। यह किस खुशी में? दीपिका ने पूछा। वो प्रियांक भैया की सगाई और अपनी लाइन क्लियर होने की खुशी में। उसके बाद अक्सर दोनों की मुलाकातें होने लगीं। फ़ोन पर भी लंबी लंबी बातें होती, लेकिन शालीनता की परिधि में। कुछ महीने बाद राघव भाई के विवाह के लिए गया तो दीपिका को एक सप्ताह काटना असहाय हो गया। वह भी अपने घर आगरा चली गई। राघव की याद या अरुण भैया का ठंडा व्यवहार और माँ की उदासी के कारण उसे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। भैया के लिए कोई लड़की नहीं देख रही माँ? देखूं तो तब जब अरुण शादी के लिए तैयार हो। मैं करवाती हूँ भैया को तैयार। और फिर दीपिका ने अरुण से बात करी। मेरी बजाय तो अपनी शादी रचवा दीपिका, फिर मैं अपनी शादी की सोचूंगा, अरुण ने सपाट स्वर में कहा। दीपिका ने कहना तो चाहा कि सच भैया, पर कह ना पाई। अब जब राघव की लाइन भी क्लियर हो गई तो मैं ही अपना ब्याह रचा लेती हूँ, दीपिका सोचने लगी। राघव के लौटने के बाद उसने उसे बताया कि भैया उसकी शादी के बाद ही शादी करेंगे, अतः अब घर वाले उसकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं। किससे? तुम चाहो तो तुमसे भी हो सकती है, तो करवाओ जल्दी से। मैंने भाभी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। उनका कहना है कि लड़की के यहाँ से प्रस्ताव भिजवाओ। सगाई शादी मैं आनन फानन में करवा दूंगी। भाभी मेरी बहुत समझदार, स्नेहमयी और सुलझी हुई हैं, और मेरे ख्याल में तुम भी वैसी ही हो। खूब पटेगी तुम दोनों में। लेकिन यह बात मैं स्वयं घर वालों को नहीं बता सकता। तुम्हारे घर से प्रस्ताव आने के बाद तो कह सकता हूँ कि काम के सिलसिले में तुमसे मिलता रहा हूँ। तुम हमारे परिवार के लिए उपयुक्त हो, राघव बोला। मैं भी स्वयं घर वालों से तुम्हारे घर प्रस्ताव भेजने को नहीं कह सकती, मगर फ़ोन पर तुम्हारी बात अरुण भैया से करवा सकती हूँ। हाँ करवा दो ना, राघव बोला। उसके बाद सब बहुत तेज़ी से हुआ। मोबाइल पर संपर्क, ईमेल से फ़ोटो और विवरण, और फिर राघव के पिता जनक का फ़ोन आया। लड़की लड़के की मुलाकात की ज़रूरत न सही, लेकिन राघव की माँ और भाभी का लड़की से मिलना तो ज़रूरी है, खासकर राघव की भाभी का। देवरानी जेठानी में तालमेल होना आवश्यक है, आलोक जी, ताकि हमारे बच्चे हिलमिल कर रहें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगरा या दिल्ली में आपका स्वागत है, और अगर आपको आने में कोई परेशानी है तो मैं सब परिवार पुणे आ जाता हूँ। इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। राघव की माँ और भाभी दिल्ली जा रही हैं राघव के पास। आप भी अपनी पत्नी को वहाँ भेज दीजिए। दीपिका से मिलने के बाद अगर मेरी बड़ी बहू उसे पसंद कर लेगी तो मैं भी आ जाऊँगा और आप भी आ जाना। आलोक जी ने यह बात दीपिका को बताई। बेटी, राघव की बेसब्री देखकर तो लग रहा था कि यह मिलना मिलाना महज एक औपचारिकता है, रिश्ता तो पक्का है, लेकिन उसके पिताश्री के अनुसार उनकी बड़ी बहू की सहमति ही सर्वोच्च होगी। असलियत क्या है बेटी? वो दरअसल राघव अपनी भाभी को मेरे बारे में बता चुका है, और उन्होंने चटमंगनी पट शादी करने का आश्वासन दिया है, दीपिका ने शर्माते हुए कहा। लेकिन किसी कारण अगर भाभी ने तुझे पसंद ना किया तो राघव क्या करेगा? यह तो राघव से पूछना पड़ेगा पापा। पूछने की क्या ज़रूरत है दीपिका? अरुण पहली बार बोला। तू भी काव्या वाली हिम्मत दिखाना। उसकी भाभी के असहमत होने पर अपना प्यार ठुकराने वाले युवक से तुम स्वयं ही रिश्ता तोड़ लेना, अरुण तुरंत बोला। दीपिका चौंक पड़ी कि भैया अभी तक काव्या को भूले नहीं हैं। अरुण ठीक कह रहा है बेटी। भाभी के आज्ञाकारी देवर से तो तेरी निभने से रहे तो बेहतर होगा रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ ले, माँ ने कहा। दीपिका को उनका नकारात्मक रवैया अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन चुप ही रही। माँ उसके साथ दिल्ली आ गई। शाम को राघव माँ और भाभी के साथ आने वाला था, इसीलिए दीपिका ऑफिस से जल्दी आ गई। माँ मेहमानों के लिए नाश्ता लाने ड्राइवर के साथ बाजार चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर काव्या को देखकर दीपिका चौंक पड़ी। वेशभूषा से लग रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। अचानक आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ दीपिका, लेकिन तुमसे अकेले में मिलना जरूरी था। मैं राघव की भाभी हूँ। अच्छा, आइए बैठिए। दीपिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें।
तुमने रोके की रस्म रविवार को इसलिए नहीं होने दी ना कि उस रोज तुम्हें दिल्ली में राघव से मिलना था? काव्या ने बगैर किसी भूमिका के पूछा। जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? दीपिका हकलाई। अटकल से काव्या हंसी। राघव ने विस्तार से तुमसे पहली और अगली मुलाकात का समय व तारीख बताई थी। फिर जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो 2 और 2 जोड़कर 44 बनाना मुश्किल नहीं था। पुणे तो खैर आगरा से बेहतर जगह है और प्रियांक की कंपनी भी बड़ी है, जिसमें मेरी प्रतिभा और क्षमता का पूर्णतया विकास हो सकेगा। अरुण को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, इसीलिए प्रियांक से उसकी तुलना नहीं करूँगी, लेकिन प्रियांक और उसके परिवार के साथ मैं बेहद खुश हूँ और इसका श्रेय तुम्हारे और राघव के प्यार को देती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन मेरे भैया के दिल में तो मेरे लिए है, दीपिका ने रुआसी स्वर में कहा और फिर सब बता दिया। जैसी पत्नी तुम्हारे भैया चाहते हैं वैसी ही एक सहेली है मेरी। तुम्हारी शादी में दोनों की मुलाकात करवा दूंगी। लेकिन मेरी शादी होने देंगी आप राघव से? दीपिका ने हैरानी से पूछा। सब पर अपनी मर्जी थोपने वाली लड़की को आप अपनी देवरानी बनाएंगी? जरूर बनाऊंगी दीपिका, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसने मनमर्जी क्यों की थी और फिर राघव भी यह विश्वास होने पर कि लड़की सर्वथा उसके परिवार के उपयुक्त है, उससे शादी कर रहा है। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा। जीवन में खुश रहना है दीपिका, तो बगैर किसी पूर्वाग्रह या कड़वी यादों के जीना सीखो। भूल जाओ तुम कभी मुझसे मिली थी। तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? उनसे भी एक विनती करनी है। मैं भला तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? माँ का स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़ी। तुझे आता देख मैं बाजार गई ही नहीं, दरवाजे के बाहर खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही थी। तो फिर तो आप समझ ही गई होंगी कि आप भी मुझसे अजनबी बनकर मिलेंगी और आपके परिवार के अन्य सदस्य भी। अपने मायके वालों को भी मैं आगरा वाली बात भूलने को कह दूंगी। ठीक है बिटिया, दुख तो रहेगा कि तुम मेरी बहू न बन सकी, मगर यह तसल्ली भी रहेगी कि मेरी बेटी को ससुराल में तुम्हारी जैसी अच्छी जेठानी मिल रही है। माँ ने कहा। अच्छी ही नहीं, सुलझी और संतुलित भी है मम्मी, दीपिका धीरे से बोली। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आपके अंदर थोड़ी सी लाज लज्जा बची हुई है या वह भी बेच चुके हैं? मुझको बदनाम करने के चक्कर में आपने पूरी खानदान की नाक कटा दी। अरे, आप इतना बड़ा कांड करेंगे इसका तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। आपका यह अनोखा तरीका मेरी इज्जत डुबो गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर किसी ने आपके कान भरे हैं। बताइए, अब चुप क्यों हो? एक पिता अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा? पापा, आपने यह सही नहीं किया। ये गांव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर और तुम पर थू थू करेंगे। विजय बाबू पहले तो काफ़ी देर चुप रहे, उसके बाद अपने बेटे से कहा। सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। यह कैसा बेटा है कि अपने माँ पिता का नहीं हुआ? एक पिता को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक पिता तो शायद तुम्हें माफ़ कर भी दें, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ और एक पति अपने अर्धांगिनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ पिता ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया है, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में अध्यापिका थी, लेकिन तुम जब पैदा हुए उसने अपने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। उसने अपनी नौकरी को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि तुमको प्रमुखता दी। वह बोली, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए उसने अपनी नौकरी तक को ठुकरा दी। लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। जो दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है।
माँ की उम्र ही कितनी बची है, यह सब नियति है। माँ के लिए अब रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। यह कहते कहते विजय बाबूजी की आंखों से आंसू निकल आए। तभी उनका वकील आया और बोला, विजय बाबू जल्दी चलिए, जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे विजय बाबू अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। विजय बाबू को आज भी वह दिन याद है जब शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। कई डॉक्टरों से इलाज कराया। उसके बाद उनके बेटे अमन का जन्म हुआ। अमन के पैदा होने के बाद हेमा जी ने फैसला कर लिया था कि वह अब दोबारा से नौकरी नहीं करेंगी। उन्होंने अपने बेटे को प्रमुखता दी, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद हेमा जी का गोद भरा था। वक्त के साथ अब अमन बड़ा हो गया। पढ़ाई लिखाई, इंटरव्यू, नौकरी, यही सब अमन को भी करना पड़ा। इस नई नौकरी में लगते ही अमन को एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय किया। जबकि हेमा जी ने बहुत पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रखी थी और उनका मन था कि अपने बेटे की बहू उसी लड़की को बनाए। लेकिन जब बेटे ने ऑलरेडी एक लड़की को पसंद कर लिया था, तो अब उस लड़की से बात करना बेमानी थी। हेमा जी और विजय बाबू जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसी से शादी कर लें, और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। शादी से पहले अमन रोज़ाना अपने माँ पापा के पास फ़ोन करता था। धीरे धीरे उसके फ़ोन सप्ताह में 2 दिन आने लगे। अब तो 20-25 दिन पर एक बार फ़ोन आता था। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि ज़्यादातर बार फ़ोन अमन के माता पिता को ही करना पड़ता था कि बेटा बहू सही से हैं या नहीं। विजय बाबू जब रिटायर हुए तो बेटे बहू ने आकर कहा, पापा जी, हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं। उसमें अगर आपकी मदद हो जाती है तो हमें बहुत कम EMI देना पड़ेगा। विजय बाबू ने बिना सोचे समझे अपने बेटे को हाँ कर दी। उन्होंने बोला, हाँ बेटा, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। कुछ दिनों बाद से हेमा जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराया गया तो पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनका बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना होगा, और वहाँ का खर्चा कम से कम 10-12 लाख है। लेकिन अब विजय बाबूजी के पास रुपए कहाँ से आए? जो भी रिटायरमेंट के पैसे थे उन्होंने तो बेटे को घर खरीदने के लिए दे दिया था। उन्होंने बेटे से इसके लिए बात करी तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। वह बोला, पापा जी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो भी हमारे पास पैसे हैं वह हमने घर में लगा दिए, और वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी है। मम्मी के इलाज में इतना पैसा खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अपने निर्लज बेटे के मुंह से यह बात सुनकर विजय बाबू को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी ही जननी के बारे में ऐसी सोच रखता है। वे मन में सोच रहे थे कि हेमा जी को जब यह पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वह बेटा उसी के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहता। विजय बाबू ने गांव का खेत बेच दिया, जो कि बहुत कम था, लेकिन बेचने के बाद भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती है। बेटे और बहू ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब विजय बाबूजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दे दिए और वह पैसे उन्हें वापस चाहिए, वह भी ब्याज सहित। तभी वकील ने विजय बाबूजी की पीठ पर हाथ रखकर बोला कि आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने विजय बाबूजी और उनके बेटे का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिस पर एक पिता ने अपने बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया है कि बेटा को पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने माता पिता के काम नहीं आया। और बता दे कि आज का यह फैसला अनोखा होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी। जब बेटा छोटा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं,
उसकी हिफाजत करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उस अनुसार उसकी पालन पोषण करते हैं। इसीलिए बेटों की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माता पिता का पालन पोषण करें। जज साहब ने फैसला सुनाया कि 2 महीने के अंदर अमन 18 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकाएगा। अगर वो 2 महीने के अंदर नहीं चुकाता तो कोर्ट आदेश देती है कि वह घर नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे से विजय बाबूजी की पत्नी का इलाज कराया जाए। जज साहब के इस फैसले को सुनकर अमन चुपचाप देखता रह गया। अमन के वकील ने कहा, अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, एक बेटा कभी भी अपने पिता से नहीं जीत सकता। अगर वह जीत भी जाए तो जीत नहीं, हार ही कहलाएगा। मैं मम्मी का इलाज कराऊंगा। आखिर हेमा जी का इलाज शुरू हुआ, लेकिन हेमा जी को इस सब के बारे में कुछ खबर नहीं थी। विजय बाबू वही खड़े खड़े मन में ही सोच रहे थे कि अगर जिस दिन हेमा जी को कोर्ट की सच्चाई का पता चलेगा उस दिन कहेगी कि ऐसा बेटा किसी को ना दें। लेकिन मैं हेमा जी को कभी इसकी खबर लगने नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से उसका इलाज शुरू हुआ है। इस समय उसको अधिक से अधिक मानसिक संबलता की ज़रूरत है। अगर इस सब की भनक लग गई तो वह मन ही मन टूट जाएगी। वही अमन बहुत पछता रहा था। काश वह वक्त को पीछे ले जाता और शुरू से ही पिता का साथ देता तो आज वह अपने से यूं घृणा नहीं करता। अमन अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कहीं पिता माँ को सारी बात ना बता दें। अमन अपने पापा के पैरों में गिरकर बोल दिया था, पापा, यह बात आप मम्मी को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। विजय बाबू ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रहकर भी यह जता दिया कि जाओ बेटा, मैं हेमा से कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके बाद से अमन अपने माता पिता को अपने साथ ही रखने लगा। उसके अंदर जो रूपांतरण देखने को मिला वह तो अचंभित करने वाला था। खैर, वक्त के साथ पिता व बेटे के बीच का संबंध भी मधुर हो गया और हेमा जी भी कैंसर से जंग जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी।